Hello friends, welcome to the fourth part of our basics related to reconstitution of firm. हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया, रिकैप था, जस्ट टाइमिंग का मैंने आपसे एक मैटर डिस्कस किया था। मैंने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपकी बुक के अंदर किसी भी 12th के किसी भी राइटर की बुक्स पढ़ोगे तो ये जो चारों टॉपिक थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन सब के चैप्टर्स में अगर आप देखोगे आपकी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, इसका मतलब जो नई फर्म स्टार्ट हो रही है विद न्यू एग्रीमेंट पुरानी वाली बिजनेस को आगे कैरी करने के लिए, तो उसकी टाइमिंग इम्पॉर्टेंट थी कि वो नॉर्मली अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के बचाने के लिए वो लोग उसको फर्स्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर वो डिसाइड करते हैं। अब हम इसी मैटर को थोड़ा सा मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। आपके सामने 4 इवेंट्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपकी बुक्स में गिवन है, लेकिन मैं आज आपसे इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे लिए चारों चैप्टर की थ्योरी, यानी कि चारों चैप्टर्स में बेटा अकाउंटिंग करने का जो रूल्स हैं रिलेटेड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो 80% एंट्रीज के रूल्स सेम है। तो मैं जब भी किसी बैच को इस टॉपिक को करवाता हूँ तो मैं सबसे पहले एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म रेडी करता हूँ बच्चों के लिए, जिससे कि वो जो उस चैप्टर को करेंगे, इन चारों चैप्टर्स को, तो उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रूल्स कॉमन हैं इन चारों मेथड्स के। तो उससे पहले मैं वो थोड़ी सी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूं, तो उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग मेरे साथ सीखिए, क्या कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन टर्म्स हैं जो हमें यूज़ करनी है या आपके सामने यूज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बात एडमिशन की है, बात रिटायरमेंट की हो, बात पार्टनर की डेथ की हो, या बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज की हो, एक चीज़ सब जगह कॉमन मिलेगी आपको कि जैसे ही ये इवेंट होगा इनमें से कोई, और आप नया पार्टनरशिप फर्म का नई एग्रीमेंट को साइन करेंगे या ड्राफ्ट करेंगे, जो भी है क्रिएट करेंगे, वो ऑरल और रिटन जो भी है, तो नए एग्रीमेंट के अंदर नए रेशो रोल प्ले करेंगे। ध्यान रखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये पुरानी फर्म पुराने पार्टनर्स के साथ विद ओल्ड एग्रीमेंट चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये फर्म नए एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ती है तो नए एग्रीमेंट के अंदर नए रेशो आपके रोल प्ले करेंगे। यानी कि चारों केस में नए रेशो आपको कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। रीज़न आप समझते जाना। ओके, आज के बाद जब भी मैं अपनी इस क्लास के अंदर आपसे ये चारों चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाली फर्म को मैं ओल्ड फर्म डिस्क्राइब करूंगा, मैं यूज़ करूंगा टर्म ओल्ड फर्म, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो फर्म आपके सामने आएगी मैं उसे न्यू फर्म डिस्क्राइब करूंगा। ये ध्यान रखिएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ओल्ड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद न्यू फर्म। वो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले पुराने एग्रीमेंट के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थे, उन्हें मैं ओल्ड रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्क्राइब करूंगा, कोट करूंगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद नई वाली जो फर्म, पुरानी वाली जो पार्टनरशिप फर्म को विद न्यू एग्रीमेंट, जो नए एग्रीमेंट के अंदर जो नया रेशो डिसाइड हुआ है, उसे मैं न्यू रेशो डिस्क्राइब कोट करूंगा। ये ध्यान रखने वाली बात नंबर 1। नंबर 2, अब एक एक मैटर को आप मेरे साथ देखिए। सबसे पहले टॉपिक है एडमिशन। एडमिशन
ए और बी दो पार्टनर, दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे। तब जो कोई भी पार्टनर, क्या ऐसा हो सकता है कि वो फर्म को ज्वाइन करे और फ्यूचर में कभी भी प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं करे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि नया पार्टनर किसी फर्म को ज्वाइन कर रहा है और नए एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि ए और बी तो प्रॉफिट शेयर करेंगे लेकिन सी को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा? तो आंसर है सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट का कहता है कि प्रॉफिट की शेयरिंग मैंडेटरी है, यानी कि कोई भी पार्टनर को आप प्रॉफिट से दूर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सी जब ज्वाइन करेगा फर्म को तो फर्म के होने वाले एनुअल प्रॉफिट्स को, फ्यूचर के एनुअल प्रॉफिट्स में अपना शेयर ज़रूर लेगा। कितना लेगा वो कुछ भी हो सकता है वो 1% ले, हो सकता है वो 20% ले, हो सकता है वो 90% ले। तो परसेंटेज मैटर नहीं कर रहे, वो उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपस में जो होगी वो डिसाइड होगा, वो होगा। पर मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ उसे मिलेगा ज़रूर सी को। अब आपके सामने एक जो क्वेश्चन था उसमें मैं समझाऊं आपको। तो दो पार्टनर 3-2 में पार्टनर थे। अगर मैं इसको लिख सकता हूं 3/5 और 2/5। नया पार्टनर आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं 1/5 शेयर ले लूंगा। अब इस मैटर को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा और इजी करता हूं। मैं इन रेशियोज की जगह परसेंटेज यूज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ए का रेशो 3/5 है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 60% शेयर ए का है। इसी तरह से अगर बी का शेयर देखोगे तो बी का शेयर 2/5 × 100 40% है। तो मैंने परसेंटेज में बदल लिया। सी ने ज्वाइन करना है 1/5 के लिए, तो अब जो सी का 1/5 है इसका मतलब सी आना चाह रहा है 20% के लिए। तो अब इस टॉपिक को ज़रा यूँ समझिए और इजी लेवल पे लेके आता हूँ। मान लीजिए दो लोग थाली में बैठते हैं खाना खाने के लिए और उनके सामने खाना खाने के लिए थाली में एक रोटी रखी है। मतलब साल भर में दो लोग एक थाली में बैठ करके ये एक रोटी खाएंगे, चाहे कितनी भी भूख है। हमने ओवरऑल क्या माना है? एक रोटी माना है। एज पर दिस क्वेश्चन ए जो था वो 60% ऑफ दिस चपाती वो कंज्यूम करने की उसकी प्लानिंग है। 60% ए का शेयर है और 40% है वो बी का शेयर। ये इन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। यानी कि हर साल ये इस एक रोटी को या एक ब्रेड आप पीस और स्लाइस मान सकते हो, ये वो कंज्यूम करते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने सी को अपने साथ इसी खाने की थाली में टेबल पे अपने साथ बिठा लिया और अपनी उस रखने वाली रोटी में उसे कहा, इनवाइट किया कि आओ हमारे साथ ये रोटी शेयर करो। अब जरा समझिएगा, अगर 60% पार्ट ए का था और 40% पार्ट बी का था और सी को आपने कहा कि आकर के इस रोटी में से 20% ले लो, तो ये 20% सी को तभी मिलेगा जब या तो ए अपना पार्ट कुछ छोड़े उसके लिए, जितना वो निवाला लेता है या जितना भी उसका पार्ट है वो उसमें से कुछ पोर्शन ए छोड़ दे, या फिर हो सकता है कि बी है वो ये अपना पार्ट सी को दे। दूसरा केस, या फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि सी को ये पार्ट थोड़ा पार्ट ए से मिले, थोड़ा पार्ट बी से मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई ना कि सी को तभी कुछ मिलेगा जब कोई पुराना पार्टनर अपने हिस्से का कुछ पार्ट छोड़ेगा। बस यही पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं।
क्या सी को पहले कुछ मिल रहा था शेयर? तो आप कहोगे कि नहीं मिल रहा था, पहले तो पार्टनर ही नहीं था। मैं कहता हूँ अब अगले साल मिलेगा, आने वाले सालों में आपने कहा मिलेगा 20%। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे पार्टनर को जिसका नई पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट का शेयर पिछले वाली पार्टनरशिप फर्म के जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो शेयर था, अगर वो इंक्रीज होता हो, यानी कि नई फर्म में उसका अगर प्रॉफिट में शेयर इंक्रीज होता है, तो हम इसे बोलते हैं कि ही इज गेनिंग। मैंने एक टर्म यूज किया है, टर्म है गेनिंग। ठीक है, ओके। और अगर इसके जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन हो, इसका मतलब अगर कोई पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर पिछले एग्रीमेंट के मुकाबले कम होता हो, मतलब उसे छोड़ना पड़ रहा हो प्रॉफिट में शेयर, तब हम इसे अकाउंटिंग टर्म में इस पूरे बुक में या हम चैप्टर में नाम देते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग। तो आपसे मैंने दो टर्म यूज किए, आपके साथ डिस्कस किए, गेनिंग या गेन, सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कब मैं कहूँगा कि कोई से पार्टनर को गेन हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर पुराने एग्रीमेंट के मुकाबले नए एग्रीमेंट में उसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ रहा है तो ही इज गेनिंग, और अगर नए एग्रीमेंट में पुराने में एग्रीमेंट के मुकाबले उसका प्रॉफिट में शेयर कम हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसने सेक्रीफाइस किया। तो ये जो टर्म्स हैं बेटा सारे चैप्टर्स में यूज होने वाली हैं, इसलिए मैंने कहा आपको ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। मैं आपको पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के ऊपर अभी इस बेसिक्स में फोकस ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। मेरा यहाँ पर ऐसे टर्म्स को आपसे साथ शेयर करना है जो सारे चैप्टर्स में यूज़ होने वाली है। अब वो कैसे यूज़ होंगी वो मैं जस्ट आपको थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है पुरानी फर्म छोड़ करके पुरानी फर्म के मुकाबले नई फर्म के अंदर विद न्यू एग्रीमेंट एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, तो नया पार्टनर को हमेशा गेन होगा। गेन क्यों होगा? क्योंकि पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब मिलने लग गया। अब सीधी सी बात है, किसी पार्टनर को गेन यानी कि बेटा ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये जो स्लाइस उसे मिल रही थी, ये मिलेगी तभी जब कोई पुराना छोड़ेगा। एक्स्ट्रा कहीं से कोई पोर्शन आकर के थाली में नहीं आ रहा है, मिलना उसको इसी रोटी के या इसी पीस के ऊपर अंदर से। तो किसी को इस पीस में से तब मिलेगा जब उस पीस में से कोई अपना हक छोड़ेगा, अपना राइट छोड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी को गेन किसी की सेक्रीफाइस के कारण ही होगा। इसका मतलब अगर किसी को 20% गेन हो रहा है तो वो तभी होगा जब किसी पर्सन ने 20% सेक्रीफाइस किया होगा, सेम एग्जैक्ट उतना। तो क्वेश्चन के अंदर, एडमिशन के अंदर हमने क्या देखा कि एक पार्टनर है जो एडमिट कर रहा है तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है। शेयर मिलने की वजह से उसको एग्जैक्टली गेन हुआ। वो गेन तब होगा जब पुराने पार्टनर ने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा छोड़ा। अब वो बात आगे की है कि वो सारे पार्टनर्स कुछ कुछ छोड़ रहे हैं या उनमें से कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है सिर्फ वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर को दे रहा है। पर आपको दो टर्म आज से ध्यान रखनी है, गेन और सेक्रीफाइस। गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसी की थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आपसे डिस्कस करूंगा, पॉइंट है कि क्या इसी क्वेश्चन के अंदर जो मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब मैं बात करता हूँ एडमिशन की तो वो जो नया पार्टनर है उसे हर हाल में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। लेकिन वो जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी,
इसको गेन इन दोनों में से दोनों के दोनों या किसी एक पार्टनर के सेक्रीफाइस करने से ही होगा। तो इनके सेक्रीफाइस से ही इसको गेन होगा, ये चीज थी। ओके, अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट सेकंड केस की। सेकंड केस है रिटायरमेंट का। अब रिटायरमेंट के केस में अगर मैं कहूँगा कि 3 पार्टनर थे ABC, 5-3-2 रेशो में वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, C ने रिटायरमेंट का डिसीजन ले लिया। अब वो सेम एग्जांपल मैं कहूँ कि ये एक रोटी या स्लाइस ऑफ ब्रेड 3 पार्टनर्स मिलकर के कंज्यूम कर रहे थे। अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो अगर A का रेशो 5/10 है, इसका मतलब हो गया 50% है वो A कंज्यूम कर रहा था, 50% A कंज्यूम कर रहा था, 30% है वो B कंज्यूम कर रहा था और 20% है वो C कंज्यूम कर रहा था। ये प्रॉब्लम को अगर मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूं, अब क्वेश्चन क्या है कि इन रेशो को मैं कौन सा रेशो बोल रहा हूं? ओल्ड, 5-3-2। इवेंट क्या हुआ कि C ने रिटायरमेंट ले लिया, तो जब C रिटायर होगा तो C अपना 20% पोर्शन छोड़ करके फर्म को जाएगा, यानी कि आने वाले सालों में प्रॉफिट जितना भी जनरेट होगा वो 100% प्रॉफिट A और B में बटेगा। यानी कि जो पहले C का इंटाइटलमेंट था वो भी अब A और B को ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब देखिए इस केस में C पार्टनर ने अपना शेयर छोड़ करके वो पार्टनरशिप फर्म से बाहर हो गया, तो नई फर्म के अंदर क्या C है? आप कहेंगे नहीं है। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, बताओ C को गेन हुआ कि सेक्रीफाइस हुआ नई पार्टनरशिप बनने के बाद? तो इसका आंसर वही है, क्या पुराने एग्रीमेंट के मुकाबले नए एग्रीमेंट में इससे ज़्यादा शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में? तो आपका आंसर रहेगा कि नहीं सर, इससे तो नए एग्रीमेंट में कुछ नहीं मिलना, ये तो चला गया। तो मैं कहता हूँ कि C को फ्यूचर में सेक्रीफाइस हुआ। अब ये जो सेक्रीफाइस हुआ ये ही गेन जनरेट करेंगे। गेन किसके फेवर में? जिसके फेवर में वो अपना हिस्सा छोड़ के गया। अब ये एग्रीमेंट, नए वाले एग्रीमेंट में रीड करके पता चलेगा कि वो अपना हिस्सा A के लिए छोड़ के गया या सिर्फ B के लिए छोड़ के गया या फिर A और B दोनों में उसका हिस्सा आपस में बटा है। तो ये हिस्सा अल्टीमेटली इनको मिलना है। अब वो जिसको भी मिलेगा तो उसका हिस्सा नए फर्म में प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। नई फर्म में प्रॉफिट में उसका हिस्सा बढ़ते ही उसको क्या जनरेट होगा? उसको गेन होगा। क्यों गेन होगा? क्योंकि आंसर, इस आंसर का भी, क्वेश्चन का आंसर भी वही कि नई फर्म में जिसको पुरानी फर्म के मुकाबले, पुराने एग्रीमेंट के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो उसे हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। तो देखिए, तो मैंने स्टोरी स्टार्ट कहाँ से की थी? मैंने कहा था कि जब भी नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कुछ टर्म्स हैं जो हमें दिमाग में रखनी है। मैंने कहा कि ओल्ड एग्रीमेंट वाली फर्म को हम ओल्ड फर्म बोलेंगे, नए एग्रीमेंट वाली फर्म को हम न्यू फर्म बोलेंगे। पुराने एग्रीमेंट के अंदर जो रेशो था पुरानी फर्म का उसे ओल्ड रेशो बोलेंगे। नए एग्रीमेंट के अंदर जो रेशो डिसाइड हुआ है उसे हम न्यू रेशो बोलेंगे। फिर मैंने कहा कि जब भी कोई नया रेशो जनरेट होता है तो वो ओल्ड तभी जनरेट होगा जब ओल्ड रेशो के अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि किसी पार्टनर को रेशो चेंज होने की वजह से सेक्रीफाइस होगा और वो सेक्रीफाइस जन्म देता है किसी दूसरे पार्टनर के गेन को। चाहे वो ये चैप्टर हो पार्टनरशिप में एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का या फोर्थ आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपके यही टर्म्स सारे चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं। थैंक यू।